हेलो एवरीवन। आज हम अपनी इस करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे आज के महत्वपूर्ण कुछ सवाल। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे कि कैसे कम से कम नॉलेज के साथ द्वारा, कम से कम जानकारी के द्वारा भी हम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। जैसे कि किसी एग्जाम में अगर 50 कट ऑफ होता है, कट ऑफ किसी एग्जाम में अगर 50 है, 50 कट ऑफ है और टोटल 100 क्वेश्चन है, आपको उसमें से केवल 45 ही आ रहे हैं, तो 45 के जो आपको 45 करने के बाद वैसे भी फेल ही होंगे। तो आप वहाँ पे 55 क्वेश्चन कम से कम 45 आपको आ रहे हैं, 55 करने के लिए आप क्या करें कि 55 तक पहुँच जाए, सेफ जोन में हो और वो क्वालिफाई कर जाए। तो इन सारे स्ट्रेटेजी पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और हम इसी से शुरू करेंगे कि कैसे हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर हम देखें तो पैलियो आर्टिक क्षेत्र का संबंध निम्न में से किससे है। पैलियो आर्टिक क्या है, हम इसको बस जानते नहीं है इसके बारे में, लेकिन विकल्प के द्वारा हम कोशिश करेंगे इसको हल करें, एग्जैक्ट आंसर वही रहे। तो इसलिए पैलियो आर्टिक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो हमको ये देखना था इससे संबंधित कौन सा क्षेत्र है, कौन सा कथन सही है। तो कोपेन का जलवायु विभाजन, पहले हम देखते हैं कोपेन का जलवायु विभाजन, क्योंकि इसके बारे में लगभग सभी विद्यार्थी जानते हैं। इसमें ऐसा कोई बात नहीं की, जिक्र नहीं किया गया पैलियो आर्टिक संबंधित। टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत के अंतर्गत भी ऐसा कोई बात नहीं किया गया। अंटार्कटिका के क्षेत्र के संबंध में भी ऐसी कोई बातें नहीं की गई हैं। पैलियो आर्टिक का संबंध इससे नहीं है, इसलिए हम इसको लगाएंगे ए, और फिर देखेंगे तो एग्जैक्ट यही आंसर भी मिलेगा हमें, क्योंकि इन सबसे इसका कोई संबंध नहीं है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पैलियो आर्टिक क्षेत्र का संबंध होता है ये अंटार्कटिक आर्टिक क्षेत्र से, और पैलियो आर्टिक के अंतर्गत रसिया आ जाता है, यूरोप आ जाते हैं, ये अपने पूरे खाड़ी देश आ जाते हैं। अन्य देखते हैं हम नियो आर्टिक। तो नियो आर्टिक के अंतर्गत आता है ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना का क्षेत्र। एफोर्टिक ट्रॉपिक के अंतर्गत आता है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये सारे रीजन आते हैं। नियो ट्रॉपिक के अंतर्गत आता है यूएसए, कनाडा, ये सारे रीजन, कुछ रसिया के रीजन आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारे क्षेत्र हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे इंडो मलाया, इसमें भारत भी आता है, और यहाँ पे कुछ अन्य क्षेत्र आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन के अंदर केवल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र ही आते हैं। ओशिनिया के अंतर्गत ये सारे छोटे छोटे द्वीप आ जाते हैं। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन पैलियो आर्टिक का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्ष्य पहल का सबसे अच्छा वर्णन करता है। हमेशा मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड पूछता है, सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है। तो इसका अगर हम देखें, इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। तो इसके लिए चलाया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है, तो क्या उससे संबंधित है। अगला विकल्प देखते हैं, यह लेबर रूम में मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर की देखभाल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक पहल है। यह भारत में आकस्मिक मृत्यु दर कम करने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है। यह NCR में पार्टिकुलेट मैटर को कम करके हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक प्रतिबद्धता है। तो इसमें हमें सबसे परफेक्ट आंसर बी है, इसलिए इसका 2 विकल्प लगाएंगे। बी इज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा मंत्रालय इसको चला रहा है, लक्ष्य स्कीम को। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है लेबर रूम और मातृत्व ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता सुधारना है, जो कि विकल्प में दिया गया था। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं के लिए लेबर रूम, मातृत्व ऑपरेशन थिएटर, इस प्रसूति गहन देखभाल इकाइयों, उच्च निर्भरता इकाइयों में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है। लक्ष्य कार्यक्रम सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों, जिला अस्पतालों, महिला पहली परामर्श इकाइयों और सामुदायिक स्वास्थ्य में कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे हर महिला और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में नवजात जन्म देने वाले लाभान्वित होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थाईलैंड से निम्न में से किस देश की सीमा थाईलैंड से लगती है। हमें ये पता होगा तो हम इस क्वेश्चन का बिल्कुल अच्छे से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है थाईलैंड के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती है। तो हमें देखें तो कंबोडिया की सीमा लगती है, म्यांमार की भी सीमा लगती है, मलेशिया की भी सीमा लगती है, लेकिन वियतनाम की सीमा नहीं लगती है। तो इसका आंसर होगा वियतनाम। यहाँ देख सकते हैं चाइना की सीमा भी नहीं लगती है, वियतनाम की सीमा भी नहीं लगती है थाईलैंड के साथ। अदरवाइज इनके साथ कंबोडिया, लाओस, मलेशिया और वियतनाम इनके साथ लगता है। सॉरी, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया और म्यांमार के साथ इनकी सीमा लगती है, वियतनाम के साथ सीमा नहीं लगती थी। विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली, वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IMO, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, एक ही आई होगा, एक आई यहाँ पे लगेगा। IMO ने IRNSS को विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक घटक के रूप में मान्यता प्रदान की है। भारत IMO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। IRNSS को हिंद महासागर में जहाज़ों के नेविगेशन में सहायता देने हेतु डिजाइन किया गया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो भारत को IMO ने मान्यता दे दिया है, तो इसलिए पहला कथन सही है। दूसरे में अगर देखें तो हाँ, भारत चौथा देश बन गया है, ये भी सही है। और तीसरा तो सभी लोगों को पता होगा कि ये सही है। हाँ, ये एक्टिव अभी नहीं है, भारत मतलब सक्रिय रूप से नहीं काम कर रहा है, ये केवल अभी ट्रायल पे है। तो इसलिए इसमें तीनों सही है, उपरोक्त सभी सी सही इसका उत्तर है।
थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो IRNSS में टोटल 7 सैटेलाइट हैं, जिनमें से 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में काम कर रहे हैं। तो अन्य डिटेल यहाँ पे लिखा गया है। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था कि इसका टोटल रेंज IRNSS का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1500 किलोमीटर इसका टोटल रेंज है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अन्य डिटेल यहाँ से देखना हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला को प्रश्न है, आभासी न्यायालय वर्चुअल कोर्ट के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। जिसे आभासी न्यायाधीश द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा। किसको? वर्चुअल कोर्ट को। आभासी न्यायाधीश एक जस्टिस होंगे जो आभासी होंगे, वर्चुअल होंगे, एल्गोरिथम के बेस पे काम करेंगे। सेंटेंस ये कह रहा है। वर्तमान में भारत में 9 आभासी न्यायालय कार्यरत हैं। सभी न्यायालयों में केवल ट्रैफिक चालान के मामले का निपटारा होता है। जो ट्रैफिक पे चालान करते हैं उनका निपटारा होता है इन सभी आभासी न्यायालयों में। संवाद केवल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संभव होगा। सजा एवं आगे जुर्माना मुआवजा का भुगतान भी ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है। तो इनमें से हमें गलत छांटना है। तो इसमें गलत ये भी लग रहा है सी में भी, क्योंकि इसमें केवल ट्रैफिक, केवल शब्द ज़्यादातर गलत होता है। यहाँ पे अगर देखें दूसरे में बी सेंटेंस में लिखा है वर्तमान में 9 आभासी न्यायालय कार्यरत हैं। तो ऐसे में हम पाएंगे कि बी भी सही है। 9 आभासी कार्यालय काम करते हैं, जिनमें 2 दिल्ली में ही हैं और ये एल्गोरिदम के बेस पे काम करता है, इसलिए ए भी सही है, बी भी सही है। और यह सभी न्यायालयों में केवल ट्रैफिक चालान के मामले किए जाते हैं। हाँ, ये भी सही है, इसमें केवल चालान से संबंधित मामले किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गलत है, यहाँ पे ऑफलाइन दे दिया गया है, जो कि गलत है। केवल ऑनलाइन ही इसके सारे पेनल्टी जुर्माने का भुगतान किया जाएगा, इसलिए इसका सबसे अच्छा उत्तर होगा डी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह महाराष्ट्र का दूसरा आवासीय न्यायालय होगा। अभी महाराष्ट्र में दूसरा आवासीय न्यायालय खोला गया है, जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर को किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े ने किया था। आवासीय न्यायालय में ये तो हमने बता ही दिया, तो आप इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल ऑनलाइन ही भुगतान होगा, इसमें यही चीज़ दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सब क्वेश्चन है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंज लिडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी सहायता से उच्च रेजोल्यूशन क्षमता की नक्काशी तैयार करने में एवं किसी साइट का सर्वेक्षण करने के लिए तैयार किया था। भारत के पुरातात्विक कार्यों के लिए इस तकनीक का प्रयोग अभी तक नहीं हो पाया है। तीसरा सेंटेंस है, यह तकनीक जल विज्ञान और जल प्रबंधन प्रणालियों को और अधिक विस्तार से समझने में मदद करता है। लिडार टेक्नोलॉजी तकनीक जो है जल विज्ञान जल प्रबंधन प्रणालियों को और अधिक विस्तार से समझने में मदद करता है। इसमें हमें सत्य कथन चुनना है। तो हम अगर यहाँ देखें तो ये उच्च रेजोल्यूशन की क्षमता वाले नक्काशी तैयार करने एवं किसी साइट का सर्वेक्षण करने में सहायता करता है, ये सही है। अगर दूसरा सेंटेंस देखें तो भारत के अभी भी नहीं किया गया। भारत का जो ISA है, इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे, उसने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि इसके जो डेटा होते हैं एनालिसिस करने में बहुत समय लगते हैं, इसलिए अभी तक नहीं किया। तो ये भी सही है, 1 और 2 सेंटेंस सही है। और तीसरा सेंटेंस देखें तो तीसरा सेंटेंस भी ये सही है, काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। अभी भारत में दिल्ली और बनारस के बीच सेमी हाई स्पीड रेलवे चलाने के लिए बात चल रही थी, तो उसमें सर्वे किया गया इसी द्वारा, लिडार टेक्नोलॉजी के द्वारा, इसलिए न्यूज़ में था। और इसका सबसे अच्छा आंसर होगा सी, सभी सही है। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, हम देख सकते हैं, क्योंकि लिडार टेक्नोलॉजी का उपयोग कई सारी जगह पे किया गया था, तो उनके बारे में सब डिटेल दिया गया है। और लॉकडाउन के समय में बहुत सारी जगह इसके द्वारा किया गया था, यूज़ किया गया था लिडार टेक्नोलॉजी का। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है दिल्ली वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, उसमें इससे लिडार टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सर्वेक्षण किया गया था। हेलीकॉप्टर में रख करके लेंस का उपयोग करके किया गया था जमीन का सर्वेक्षण। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ जू लिखे गए, चिड़ियाघर लिखे गए, उनका यहाँ पे लोकेशन दिया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से चिड़ियाघर उनसे संबंधित रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोकेशन भी काफ़ी न्यूज़ में था, यहाँ पे ये भी लोकेशन, ये सारे लोकेशन काफ़ी न्यूज़ में थे। और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो अगर हम देखें राजगीर चिड़ियाघर सफारी से समझ में आता है नालंदा बिहार में ही है सफारी चिड़ियाघर, तो पहला सही हो गया। अगर एक क्वेश्चन सही है तो ये गया, बी कट गया। शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, ये गोरखपुर में बन रहा है। अगर 2 देखें, 2 सही है, तो 2 सभी में है। राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क पुणे, ये भी सही है। 3, तो 1 2 3 सही है। तो 1 2 3 अगर देखें तो 1 2 3 सही है, तो इसमें सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, ये तो हमने पहले ही काट रखा था। तो इसका सी आंसर सही होगा। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क वायगज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो इसका सबसे परफेक्ट आंसर सी था। आप देख सकते हैं क्यों इसको हमने क्वेश्चन को लिया था। तो इन्होंने अपने प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं, इन्होंने अभी 15 जो चुनिंदा चिड़ियाघरों को वैश्विक मानकों के बराबर विकसित करने के लिए प्लान बनाया है, जिनमें से गोरखपुर को ये अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क को चुना है। और अपना ये बिहार का जो था, इसका क्या नाम था, बिहार में राजगीर चिड़ियाघर सफारी, ये 2 को चुना गया है। और अन्य अभी चुने जाने वाले बाकी हैं, अभी अन्य को चुना जाएगा। तो 2 को चुना गया, इसलिए न्यूज़ में था, तो हमने इसको क्वेश्चन के रूप में यूज़ किया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे SDG नवसूची दिया गया है और उनसे संबंधित तथ्य दिए गए हैं। तो कह रहा है कि पहला सतत विकास लक्ष्य 1 0 पॉवर्टी, तो सही है, पहला सही है। तो फिर बी कट सकता है, यहाँ पे काट सकते हैं, तो यहाँ पे केवल अभी बी ही कट सकते हैं।
और कोई तो नहीं कर सकते हैं। सतत विकास लक्ष्य 5 को हमें पता है कि ये तो है 5 में लिखा गया है इक्वलिटी के बारे में बात की है, इसलिए 5 गलत है। अगर 4 देखें तो सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये सही है। अगर 6 देखें सतत विकास लक्ष्य 6 सतत विकास लक्ष्य स्वच्छ जल और स्वच्छता के बारे में बात किया है, तो इसलिए इसका सबसे परफेक्ट आंसर सी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट है 7 गोल, ये 17 ये हैं जो गोल, उनमें से पहला नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, 6 यहाँ 5 है जेंडर इक्वलिटी, 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, 9 10 है रेड्यूस इनइक्वलिटी, सॉरी यहाँ पे रेड्यूस, अगर हम देखें 5 में था जेंडर इक्वलिटी तो यहाँ पे रेड्यूस इनइक्वलिटी 10 है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज रिस्पॉन्सिबल, आप इन सबको पढ़ सकते हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं मानव विकास सूचकांक एसडीआई के संबंध में इनके कथनों पर विचार किया। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी द्वारा जारी किया था। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया था। मानव विकास सूचकांक मूल्य एशियाई एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समूह में सबसे आगे भारत का जो एशियाई मानव विकास सूचकांक है इन सब में आगे। दूसरा सेंटेंस ये कह रहा हूँ। तीसरा सेंटेंस है मानव विकास सूचकांक देश के सबके विकास के आकलन के लिए पूरी तरह से आर्थिक विकास पर जोर देता है, तो ये गलत है, केवल आर्थिक पे विकास नहीं देता है, अन्य पे भी देता है। और यहाँ पे अगर दूसरे सेंटेंस में देखें तो एशियाई समूहों में सबसे अधिक है, जो कि गलत है, हमारा सबसे नीचे है, इसलिए 2 और 3 तो गलत है, इसमें केवल 1 सही है। इसमें इसका सबसे अच्छा आंसर होगा ए इज अ बेस्ट आंसर। तो चलिए अगला देखते, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। तो इसको मामूल उल हक के द्वारा और अन्य कुछ यूनिवर्सिटी थे उनके द्वारा मिलकर के बनाया जाता था पहले, लेकिन बाद में उसके बाद फिर यूएनडीपी ने इसको जारी करना शुरू कर दिया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको जारी करना शुरू किया। तो 1990 से 2017 के बीच भारत में सुधार तो हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए भारत अभी भी बहुत कम है उन सारे देशों में। 189 देशों में 130 रैंक है हमारा, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है और एशिया में सबसे आगे हैं, तो ये कहना गलत होगा। और इसमें अन्य बहुत सारे आयाम लेते, शिक्षा, सभ्यता, जीवन स्तर, ये सारे स्वास्थ्य, इन मानकों को अपनाया जाता है, इसलिए केवल ये ग्रॉस नेशनल इनकम पे ही नहीं काम करता है, अन्य सारे पे भी काम करता है, उनको मानकों को लेता है। 10वां क्वेश्चन नहाए खाए खरना उषा अर्घ, इसका संबंध किस त्यौहार से है? नहाए खाए खरना उषा अर्घ का संबंध निम्न किससे है? तो छठ से है, या फिर गणेश चतुर्दशी से, हरनबिल महोत्सव से, अम्बुबाची मेला से है। तो इसका संबंध छठ से है, जो कि अभी न्यूज़ में था, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है बिलो वार्वलर का संबंध निम्न से किससे है? ये क्या है बिलो वार्वलर? आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।